नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत में क्या हुआ था और क्यों हमें आजादी मिलने के बाद भी पार्टीशन का सामना करना पड़ा था। ये सवाल आज तक हर इंसान को परेशान करता है। जिन्ना का मानना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते और क्यों जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी कहते थे और ऐसा क्या हुआ था कि वीर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी और उसी साल आरएसएस की स्थापना करनी पड़ी थी। ट्रेनों में लाशें भरकर भेजी गई थी और यहाँ तक कि ऑफिस के टेबल और टाइपराइटर भी आधे आधे बांटने पड़ गए थे। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार और बढ़ गई। कांग्रेस ने बंगाल का विभाजन का विरोध क्यों किया और फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन क्यों करना पड़ा था। जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी तो पहले ही ज्वाइनिंग कर रखी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिन्ना मुस्लिम लीग को भी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। लखनऊ फैक्ट के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या समझौता हुआ था और गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस पार्टी के क्या हाल थे। जब आजादी मिल गई थी तो ऐसी कौन सी मजबूरियां बन गई थी जो भारत का पार्टीशन करना पड़ा था और बड़े से बड़े दिग्गज भी इस पार्टीशन को नहीं रोक पाए थे। आइए दोस्तों, आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं आज की इस वीडियो में इस घटनाक्रम को गहराई से। तो दोस्तों, जिन्ना का कहना था कि हिंदू मेजोरिटी में है और इलेक्शन होता है तो हिंदू ही जीतेगा, कानून बनाएगा तो भी हिंदू ही बनाएगा, तो ऐसे में मुस्लिम कहाँ जाएंगे। जिन्ना उस वक्त मौलवी मौलाना के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे और उनकी बहुत आलोचना करते थे। और जब बंटवारा हुआ तो ट्रेनों में लाशें भरकर भेजी गई और यहाँ तक कि ऑफिस के जो टाइपराइटर और टेबल थे उनको भी आधे आधे बांटना पड़ा था, उनको भी नहीं छोड़ा गया था। ये लोग कहते थे कि कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है, अगर 6% नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे हिंदू रखें। जिन्ना का कहना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, फिर पंजाब और बंगाल के हिंदू क्यों चाहिए। जिन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पूरे भारत के मुसलमानों का लीडर मैं हूँ। और सेम टाइम पर सावरकर ने बुक लिखकर हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर दी और आरएसएस को भी कुछ नेताओं ने मिलकर उसी साल बना दिया था। अगर ऐसा है तो जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी मुस्लिम ही होगा और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, हिंदू वोट नहीं करेंगे और चुनाव में भी मुस्लिम कैंडिडेट को ही जीत मिलेगी। लेकिन जब आजादी मिल गई थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां बन गई थी कि उस वक्त भारत का पार्टीशन करना पड़ा था और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिग्गज भी क्यों नहीं रोक पाए थे इस विभाजन को। आज भारत के पार्टीशन को 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक सवाल जरूर उठता है, क्या वास्तव में उस वक्त कोई और समाधान इसका हो सकता था और किसी ने इस पार्टीशन को रोकने की कोशिश की होती तो असल में इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। और जिस तरीके से हमारे लिए जिन्ना विलन है, वैसे अगर आप पाकिस्तान में जाकर बात करेंगे तो वहाँ नेहरू जी और गांधी जी को गलत बताया जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी होते तो ये मसला वही सुलझ गया होता। अगर आप इस मुद्दे पर किसी से बात करते हो तो हर कोई यही कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, सब लोग आपस में प्यार से रहते थे। देखो, ये तो नेताओं की मजबूरी थी, लेकिन जब उस वक्त एक दूसरे को मारने काटने की बात आई तो कोई पीछे नहीं हटा और नफरत इतनी थी कि 15 से 20 लाख लोगों को काट दिया गया था। लेकिन इस पार्टीशन के बाद कई लोग सड़क पर आ गए थे, अपना घर जमीन और काम छोड़कर फिर से उन्हें नई शुरुआत करनी पड़ी थी। वैसे तो वो टाइम बिल्कुल अलग था, लेकिन वास्तव में उस वक्त ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी और ऐसी कौन सी मजबूरियां फंस गई थी कि उस वक्त बड़े बड़े महारथियों की रणनीति फेल हो गई थी और इस पार्टीशन के लिए कौन जिम्मेदार था और किसकी गलती थी। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है कराची और कराची के इस खराद डिस्ट्रिक्ट के इस घर में जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और इस घर में जिन्ना भाई पूंजा नाम का एक बिजनेसमैन रहता था और इस बिजनेसमैन के यहाँ 25 दिसंबर 1876 को एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसा बच्चा था जिसने एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे और इस पूरे घटनाक्रम का एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। जिन्ना के दादा पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। जिन्ना के दादा पहले खोजा कास्ट से थे और खोजा कास्ट के लोग पहले हिंदू होते थे, फिर बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और आगे चलकर जिन्ना ने भी मुस्लिम धर्म को फॉलो किया था। और अब जैसे जैसे जिन्ना बड़े होने लगते हैं तो उन्हें कराची के क्रिश्चियन मिशनरी हाई सोसाइटी स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की थी और उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई करने लगते हैं। अब काफी टाइम तक जिन्ना लंदन में रहने के बाद, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और वकीलों के बीच में रहने के बाद जिन्ना कराची वापस लौटते हैं। तो यहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि उनके परिवार का बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया और अब साल 1896 आते आते जिन्ना मुंबई में आकर अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और इस टाइम तक जिन्ना आजादी की जो लड़ाई चल रही थी उससे बिल्कुल दूर थे। उनका पूरा ध्यान था अपने घर की आर्थिक स्थिति सही करने में। और सेम टाइम तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और वो भी इस आजादी की लड़ाई से बिल्कुल दूर थे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्ना और गांधी जी उस टाइम जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई चल रही थी उससे वो बिल्कुल दूर थे और उस टाइम तक किसी ने नहीं सोचा था कि जिन्ना और गांधी जी आगे चलकर कितना बड़ा काम करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, उस समय ब्रिटिश इंडिया का जो मैप था वो ये था। जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट थे जिनको ब्रिटिशर इनडायरेक्टली रूल करते थे
और ये जो बाकी पूरा येलो एरिया है इसको ब्रिटिशर डायरेक्ट रूल करते थे। और ये जो येलो एरिया है आगे चलकर इसी का पार्टीशन होना था। बाकी प्रिंसली स्टेट क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे रूल करते हैं, इसकी बात हमने ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो में की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इस वीडियो को तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश को आजादी कैसे मिली थी और क्या क्या हुआ था। उस टाइम की कुल जनसंख्या लगभग 38 करोड़ थी, जिसमें से 65% हिंदू थे और 27% मुसलमान थे। और इसमें ब्रिटिश इंडिया का जो ये आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख रहे हो, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी। जैसे खाबूर पख्तून में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71%, पंजाब में 57% और बंगाल में 55% मुस्लिम थे। और बाकी जितने जगह थी वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में थे। ये सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त की जनगणना का डेटा यही था और आगे चलकर पार्टीशन की जड़ भी यही बनता है। और काफी लंबे टाइम तक ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं। और अब साल आता है 1903, फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। हिंदू मुस्लिम और सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्रिटिशर को बंगाल से आ रही थी। वहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा अजीब संघर्ष कर रहे थे। उस टाइम जो बंगाल का प्रोविंस था वो बहुत ही बड़ा था। आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड और बांग्लादेश ये सब इसी में आता था। उस टाइम के जितने भी फेमस पॉलिटिशियन और वकील और बुद्धिजीवी लोग थे वो सभी बंगाल से आते थे और वहीं से ब्रिटिशर को निशाना बनाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त बंगाल क्रांतिकारी एक्टिविटी का हब बन चुका था और इसी वजह से ब्रिटिशर पूरे बंगाल से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और अब होता क्या है कि ये सारी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने लगती है और बड़े स्तर पर होने लगती है। और अब साल आता है 1905, वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल से अपनी टेंशन कम करने का प्लान तैयार करते हैं। और उनको वहाँ रहते रहते एक बात समझ में आ गई थी कि भारत के लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जा सकता है। अगर वो किसी तरीके से उनकी एकता तोड़ देते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। और इस टाइम तक जो सभी भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई थी उसमें धर्म का एंगल डालकर इसको तोड़ सकते हैं। और जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में एक अनाउंसमेंट करते हैं और लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि बंगाल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्री को बहुत सारी परेशानियां आ रही है, इसलिए बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। पूरे बंगाल में जो हिंदू थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन बंगाल का जो वेस्ट साइड था वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। और लॉर्ड कर्जन ने अपने प्लान के हिसाब से बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है और उसमें बंगाल का ईस्ट एरिया था जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में ज्यादा थे और उसको ईस्ट बंगाल बना दिया और वो आज के दिन बांग्लादेश में है। और जो बाकी बचा हुआ बंगाल था उसको वेस्ट बंगाल बना दिया। और जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था तो ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम थे वो पहले बंगाल के अंदर माइनॉरिटी में थे, लेकिन अब वो ईस्ट बंगाल बनते ही मेजोरिटी में आ गए थे। और जो हिंदू पहले मेजोरिटी में था वो माइनॉरिटी बन गई थी ईस्ट बंगाल के अंदर। और बाकी जो वेस्ट बंगाल के लोग थे वहाँ पर कोई ज्यादा खास परेशानी नहीं आती है, वहाँ पर पहले जैसा ही था वैसा ही रहता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से आधा बंगाल चला गया था और आजादी भी नहीं मिली थी। लेकिन हर सुबह तनाव बढ़ रहा था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, चारों तरफ शांति और प्रेम का इंतजार कर रहे थे। और उधर जब बंगाल का पार्टीशन हो गया था तो इस घटना को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सभी को इकट्ठा किया और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और उनका कहना था कि बंगाल का पार्टीशन बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल के जो मुसलमान थे उनको इस पार्टीशन से ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। और जैसे कि पहले हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और धरना देते थे। लेकिन इस बार जो बंगाल का पार्टीशन हो गया था इसको लेकर धरने वगैरह जो दिए जा रहे थे, लेकिन उसमें ईस्ट बंगाल की जो मुस्लिम थे वो एक्टिव नहीं रहते थे, यानी कि वो बराबर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक साथ आंदोलन करने की बजाय एक नई चर्चा शुरू हो गई थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तो हिंदू पार्टी है और पूरी पॉपुलेशन 26% मुस्लिम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 6% मुस्लिम डेलीगेट रखे हैं। और चर्चा ये थी कि कल को अंग्रेज चले भी गए तो लड़ाई तो साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में मुसलमानों का क्या होगा। और उनकी तो फिर भी नहीं चलेगी क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है। चुनाव भी होंगे तो हिंदू जीतेगा, अगर सरकार बनाएगा तो हिंदू बनाएगा, अगर कानून बनाएगा तो भी हिंदू ही बनाएगा। तो आजादी के बाद भी हमारी उतनी नहीं चलेगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को भांप लिया था। उनको समझ में आ गया था कि जो धर्म का एंगल उठने लगा है ये इस पूरे आंदोलन को खराब कर देगा, इसलिए उन्होंने हर कदम पर एक मोहर लगाई और उनको कहा, देखो धर्म आपका निजी मामला है, धर्म के आधार पर राजनीति करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और उन्होंने हर कम्युनिटी के लोगों को जाकर ये बात समझाई, हम जो अंग्रेजों के खिलाफ या आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम एक सेक्युलर इंडिया को देखते हैं जिसमें हर धर्म और हर कम्युनिटी के लोगों के लिए जगह होगी, आपको कोई डरने की बात नहीं है। कांग्रेस ने यही संदेश दिया था, राष्ट्रवाद और देश की एकता सबसे इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी धर्म और कम्युनिटी से बड़ा होता है। वास्तव में जो उस टाइम धर्म की बात करते थे उनको कांग्रेस वाले कम्युनल बोलते थे, लेकिन बंगाल के विभाजन के बाद
हिंदू और मुस्लिम के बीच एक दरार पड़ चुकी थी और उधर जो अंग्रेजों का प्लान था वो काम करने लग गया था। और ये जो टाइम चल रहा था, इसी बीच में जिन्ना की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। और साल 1906 में कांग्रेस कोलकाता में एक सेशन कर रही थी और जिन्ना इसी में आई थी और उस टाइम जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइनिंग कर लिया था। आइए दोस्तों जिन्ना के बारे में समझते हैं। आपको जिन्ना की जो आज की इमेज है और उस टाइम पर जिन्ना के जो पर्सनल बिलीव थे वो बिल्कुल अलग थे। उस टाइम पर जो जिन्ना थे वो सेक्युलरिज्म की बात ज्यादा करते थे, कांग्रेस की सेक्युलर आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। और जिन्ना मौलाना मौलवी के कॉन्सेप्ट की बहुत आलोचना करते थे। और जिन्ना का जो लाइफ स्टाइल था वो ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिस से बहुत अलग था। सरोजनी नायडू जी ने 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था। लेकिन दोस्तों आगे चलकर पूरा का पूरा घटनाक्रम बदलने वाला है। उधर अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन तो कर दिया था, इसको लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी धरने प्रोटेस्ट कर रही थी और ठीक उसी समय जिन्ना की एंट्री हो गई थी। उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइनिंग कर लिया था और ठीक उसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। ये सारा घटनाक्रम चल ही रहा था तो उसी साल 1906 में ईस्ट बंगाल जो अभी अभी डिवाइड होकर एक नया स्टेट बना था और उसमें मुस्लिम मेजोरिटी में थे। ढाका शहर जो आज बांग्लादेश में है, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय की मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चलती थी और ये हर साल वहाँ पर आयोजित होती थी। क्योंकि अब पार्टीशन हो चुका था इसलिए ईस्ट बंगाल में ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहाँ पर मुस्लिम समुदाय की ग्रोथ और अन्य मुद्दों पर चर्चा होती थी। लेकिन इस बार जो ढाका के अंदर ये सेशन हुआ था वो पहले से थोड़ा अलग था, क्योंकि इस सेशन में ये डिस्कस हुआ था कि ये जो भारत के हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रतिनिधि करने की बात कर रही है, ये तो वास्तव में एक हिंदू पार्टी है। पूरे देश में मेजोरिटी में हिंदू है, इलेक्शन होंगे तो हिंदू ही जीतेगा, सरकार आएगी तो हिंदुओं की आएगी और फिर लॉ बनाएगा तो हिंदू ही बनाएगा, तो हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। और इस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है इसमें हिंदू ज्यादा है, ऐसे ही हम एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो मुसलमानों की बात आगे रखेगी और भारत के जितने भी मुसलमान हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये वही टाइम था जब 30 दिसंबर 1906 को उन सब ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बना देते हैं। इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों की बातें और उनके मुद्दों को आगे रखे जाएंगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले, इसको लेकर वो अपनी बात आगे रखेंगे। और ऐसा नहीं था कि बस यूं ही एक पार्टी बना दी हो, एक योजनाबद्ध तरीके से ब्रिटिशर के सामने आकर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग रखते हैं। लेकिन उस टाइम पर कोई भी बात होती थी, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, इन सब बातों को ब्रिटिशर के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ही रखती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बराबर में अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी आकर खड़ी हो गई थी और अंग्रेजों के सामने अलग से एक और अपनी मांग रखती है। तो मुस्लिम लीग जब बनी थी तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा था कि अब मुसलमानों को भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। इलेक्टोरेट क्या होता है और इसकी मांग क्यों रखी जा रही थी? मुस्लिम लीग ने देखा कि जब कोई नॉर्मल चुनाव होते हैं तो कोई भी खड़ा हो सकता है और जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। अब इसमें दिक्कत ये होती थी कि जिस कम्युनिटी के पास ज्यादा नंबर्स होंगे और जिसको वो चाहते हैं चुनाव भी हर बार वही जीतेगा। ऐसे में जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, जिनका संख्या नंबर कम होता है, उनके चुने हुए लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली वोट तो काउंट होंगे ही। तो मुस्लिम लीग ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ जगहों पर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। इससे होगा ये कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और जो वोट करेंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, बाकी कोई और वोट नहीं कर पाएगा। मान लो एक एरिया है और वहाँ पर 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 60 मुसलमान हैं और 40 दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम होता है तो ये 60 मुस्लिम है सिर्फ यही वोट करेंगे, बाकी के जो 40 लोग हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे और जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी मुस्लिम ही होंगे। इसमें होगा ये कि जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं वो ही पावर में आएंगे और अंग्रेज भी ऐसी सिचुएशन चाहते थे जिसमें इंडियन कम्युनिटी के लोग पावर के चक्कर में आपस में लड़ते रहे। अब आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि उस टाइम पर चुनाव तो होते नहीं थे क्योंकि सत्ता में तो ब्रिटिशर थे, उस टाइम पर कुछ लिमिटेड ही लोग वोट कर पाते थे, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। हर कोई वोट नहीं कर सकता था, बस कुछ सिलेक्टेड लोग जैसे कि प्रॉपर्टी ओनर, टैक्स पेयर और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स ही वोट कर पाते थे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मुख्य रूप से जो अमीर लोग थे वही वोट कर पाते थे, जिनको ब्रिटिशर चाहते थे। और जो मुस्लिम लीग बनी थी उसके प्रेसिडेंट उस समय मोहम्मद शाह थे और जिन्ना उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे। वो इस बात की बहुत आलोचना करते थे कि मुस्लिम लीग जो अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रही है, इससे लोग विभाजित होंगे और वो इस घटना की बहुत आलोचना करते थे। लेकिन आगे चलकर सिचुएशन ऐसी बदलती है कि जिन्ना खुद ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करने लगते हैं। और जब मुस्लिम लीग बनी थी तो इसमें ऐसा नहीं था कि सारे मुसलमानों का समर्थन मिल गया था। उस वक्त कुछ अमीर मुसलमान और कुछ जमींदार थे, बस उनका ही समर्थन था मुस्लिम लीग को और बाकी के मुसलमानों का समर्थन कांग्रेस को बहुत ज्यादा था। और यही कारण था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कहती थी और मुस्लिम लीग जो कर रही थी वो भारत के सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी। ये पूरा सच नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के हिंदू मुसलमान और जितनी भी कम्युनिटी के लोग थे
उन सब के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और आगे चलकर ब्रिटिशर ने मुस्लिम लीग को एक और अलग से समर्थन दे दिया था ताकि वो उनके वफादार बने रहें। और कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग पैरेलल में आके खड़ी हो जाए, क्योंकि तभी वो मैनेज कर पाएंगे। और इसके कुछ टाइम बाद यानी कि साल 1909 में मुस्लिम लीग वाले अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को लेकर शिमला पहुंचते हैं और वो लोग लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले से जाकर मिलते हैं और उनके सामने अपनी सारी डिमांड रखते हैं। उनका प्लान था कि कैसे भी करके उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाए और उनकी ये डिमांड मान ली जाती है, क्योंकि उस टाइम में यूनाइटेड प्रोविंस और बंगाल, पंजाब, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और सेंट्रल प्रोविंस में अंग्रेज ये कह देते थे कि अब यहाँ मुसलमानों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स काउंसिल में भी मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। और फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आने के बाद मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा खुश होती है। इफेक्ट भारत की जो पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन थी और उसके बाद मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगती है और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की इस घटना की वजह से बहुत ही कम टाइम में मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस पार्टी के पैरेलल में आकर खड़ी हो जाती है। और जब मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और उधर जिन्ना तो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन आगे चलकर साल 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ज्वाइनिंग कर रखा था। और उस वक्त जिन्ना का कहना था कि ऐसा करके वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन कर पाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रही थी। इसमें काफी परेशानियां आ रही थी, लेकिन आजादी के लिए एक रास्ता बनाया जा सके जिससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलकर अपने मुख्य लक्ष्य के लिए काम करेंगे और जिससे कि अंग्रेजों से आजादी मिल सके, ना कि हम आपस में लड़ते रहें। और इस घटना से कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को अपने साथ रखना चाहती थी, वो विभाजन नहीं करना चाहती थी। और मुस्लिम लीग ज्वाइनिंग करने के बाद जिन्ना इन दोनों पार्टियों की मीटिंग करवाते हैं लखनऊ में, जिसे लखनऊ फैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस मीटिंग में मुस्लिम लीग कुछ डिमांड करती है। मुस्लिम लीग कांग्रेस से कहती है कि हम आपके साथ तभी आएंगे जब आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट्स की कुछ सीटें बढ़ाकर देंगे। वैसे तो कांग्रेस में धर्म के आधार पर सीटें मिलना काफी मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके कांग्रेस इस डिमांड को मान लेती है और वो कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, जो आजादी की लड़ाई चल रही है ब्रिटिशर के खिलाफ, उसमें आप हमारे साथ आकर खड़े हो जाओ। और इस लखनऊ फैक्ट के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही एक एग्रीमेंट पर आ जाती है। उस टाइम कांग्रेस पार्टी में कई राष्ट्रवादी हिंदू लीडर थे, जैसे लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। इन सारी बातों से खुश नहीं थे। उन्होंने एक काम किया, जैसे मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग थी, ठीक उसी तरह से उन्होंने 1915 में हिंदू महासभा बना दी थी ताकि हिंदुओं की बात आगे रखी जा सके। और अभी तक जो घटनाक्रम चल रहे थे, गांधी जी इन सब से थोड़ा दूर थे और अब गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं और यहाँ से कांग्रेस जो बैकफुट पर जा रही थी और हर बात को माननी पड़ रही थी, उसकी स्थिति बदल जाती है। तब गांधी जी आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था और गांधी जी ने कांग्रेस को किस तरह से ज्वाइनिंग किया था और गांधी जी ने क्या क्या किया, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब गांधी जी के आने के कुछ टाइम बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उस टाइम दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो चुकी थी और अलाइड पावर, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर भी शामिल था, उसने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था। और उस समय ऑटोमन एम्पायर के जो हेड थे उन्हें खलीफा कहा जाता था और पूरे विश्व के मुसलमान उनको अपना आध्यात्मिक और धार्मिक नेता मानते थे, क्योंकि वो हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे। और उस टाइम